गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए छात्रों, आज का जो हमारा विषय है वो स्टैटिक्स में हम सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ रहे हैं और पिछले वीडियो में सेंट्रल टेंडेंसी पर मैंने आपको उसका बेसिक जो सेंट्रल टेंडेंसी का जो बेसिक कंसेप्ट था उस पर चर्चा मैंने आपसे कर ली थी और साथ में मीडियन तीन प्रकार के माध्यम मैंने आपको बताए थे, स्थिति संबंधी माध्यम, गणितीय माध्यम और व्यावसायिक माध्यम, जिसमें हम सिचुएशन रिलेटेड जो मीन है, स्थिति संबंधी जो माध्य है उनमें हम चर्चा कर रहे थे और उसमें मैंने आपको मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड के थ्रू मैंने आपको मीडियन निकालना बताया था। आज हम जो सेंट्रल टेंडेंसी है उसमें स्थिति संबंधी माध्य का दूसरा जो कंसेप्ट है बहुलक, आज की वीडियो में हम बहुलक पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बहुलक, इसको मोड। देखिए छात्रों, सांख्यिकी में बहुलक का बहुत अधिक महत्व है, योगदान है। इसे साइन की दृष्टि से अंग्रेजी भाषा के जेड से प्रदर्शित किया जाता है। मोड शब्द जो है इसकी उत्पत्ति लामूड, ये ग्रीक भाषा का शब्द है लामूड, फ्रेंच भाषा का शब्द है लामूड। मोड जो है वो लामूड से बना है, फ्रेंच लैंग्वेज का एक वर्ड है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है रिवाज या फैशन, रिवाज या फैशन। देखिए बहुलक का मतलब होता है जिसकी आवृत्ति सर्वाधिक होती है। जिस कोई भी पदमाला हो, उस पदमाला में जिस पद की आवृत्ति सर्वाधिक होती है वो पद सेंट्रल टेंडेंसी में बहुलक कहलाता है। तो बहुलक याद करने के लिए आपको आवर्तियों को कैलकुलेट करना पड़ता है और आवर्ती का मतलब होता है किसी घटना का बार बार घटना। जो घटना किसी समस्या में बार बार घटती है, जितनी अधिक ज्यादा आती है वो उसका स्टैटिक्स में मोड होता है। अब यहां जो लामोड है, फ्रेंच भाषा का शब्द है, ये रिवाज और फैशन। रिवाज का मतलब भी यही होता है कि जो रिवाज होता है वो बार बार, ट्रेडिशन जो होता है वो बार बार रिपीट होता है और उसको हम एक्सेप्ट करते हैं। फैशन को भी बार बार एक्सेप्ट करते हैं। तो यहां इसी परंपरा से बहुलक आवर्ती कंसेप्ट बना है। बार बार आवृत्तियों को हम महसूस करते हैं और जितनी अधिक आवृत्ति होगी वो क्या कहलाएगा? बहुलक कहलाएगा। देखिए छात्रों, यहां पर आपको जो बहुलक कैलकुलेट करना है वो तीन प्रकार से करना है। पहले भी मैं आपके ऊपर चर्चा कर चुका हूं। एक तो होता है आपका व्यक्तिगत श्रेणी, व्यक्तिगत श्रेणी, व्यक्तिगत श्रेणी, इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में जो समंक होते हैं वो बिखरे हुए होते हैं, अलग अलग अपनी स्थिति को बताते हैं। तो कहने का मतलब ये है यहां पर कि जब वो अलग अलग अपनी स्थिति को बताते हैं तो यहां समंकों की जो स्थिति बनेगी वो अलग अलग होने के कारण उसमें जो सर्वाधिक मान उसका आएगा वो ही बहुलक कहलाएगा। तो यहां हम जो चर्चा कर रहे हैं कि जिसकी आवृत्ति अधिक आएगी वो बहुलक कहलाएगा। अब देखिए यहां हम कोई भी समंक लेते हैं, 2 4 2 2 3 5 6 2 4 4 4 7 4 3 5, ये हमारे सामने समंक है। और इन समंकों को यदि हम देखें तो सारे व्यक्तिगत स्तर पर अपने अपनी स्थिति को बता रहे हैं। अब इनमें यदि हमें बहुलक कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हमें टैली करना होगा कि कौन सा मान कितनी बार है। 2 3 4 5 6 7, ये एक ऑर्डर में ये नंबर है। अब इनमें अपन को देखना पड़ेगा 2 कितनी बार आ रहा है। 1 2 3 4 बार 2 आ रहा है, इसका टैली हो जाएगा 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, ये 5 नंबर क्रॉस करता है, इसका 2 का मान है 4।
फिर 3 का देखते हैं अपन 1 2, 3 का डायरी 2 बार हो रहा है, इसका मान 2 है। फिर अपन 4 का देखते हैं 1 2 3 4 5, इसका डायरी 5 बार हो रहा है, 1 2 3 4 5। जब हम बड़ी संख्याओं को इस तरह काउंट करते हैं तो 5 की इस तरह क्रॉस लगाकर जोड़े बना लेंगे, उससे हमें आसानी होती है स्टैटिस्टिक्स में उसी को काउंट करने में। इसलिए आप इस कोने से इसको 5 होते नंबर आप तिरछा लगा देंगे 5। इसमें 6 का फ्रीक्वेंसी देखना है, पहले 5 का देखना है, 1 5 का 1 बार है, 6 का देखना है, 6 का भी 1 बार है, और 7 का भी 1 बार है। अब देखिए छात्रों, ये आपके पास फ्रीक्वेंसी आ गई आवृत्ति, ये व्यक्तिगत श्रेणी की, इसकी हमने आवृत्ति काउंट कर ली है। अब इसमें सर्वाधिक आवृत्ति जिस पद की आ रही है वो पद बहुलक कहलाएगा। तो यहां हम 4 2 5 1 1 सर्वाधिक आवृत्ति वाला पद हो गया, जिसकी आवृत्ति 5 बार है, वो पद हो गया 4। तो जेड का मान क्या हो गया 4। इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में केवल छोटे जो क्वेश्चन आते हैं उसमें इस तरह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। बड़े न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन आएंगे उसमें इस तरह क्वेश्चन नहीं आता है एग्जाम में। तो आपको ध्यान रखना है कि व्यक्तिगत आंकड़े फैले हुए होंगे, उनमें से आपको टैली करना है और टैली करने के बाद जेड का मान निर्धारित करना है। इसी प्रकार से छात्रों दूसरी जो श्रेणी बनती है वो बनती है कंडीशन डिस्क्रीट। डिस्क्रीट श्रेणी में बहुलक निकालना बहुत आसान है, सरल, आसानी से आप निकाल सकते हैं। व्यक्तिगत श्रेणी में तो तथ्य क्या होता है, बिखरे हुए होते हैं, अलग अलग स्थिति पर होते हैं, लेकिन खंडित श्रेणी में आपको पदमाला एक निश्चित ऑर्डर में मिलेगी और उसके साथ एक आवृत्ति मिलेगी। जैसा कि मैंने ये व्यक्तिगत श्रेणी के आंकड़े थे, ये सारे श्रेणी के आंकड़े थे, व्यक्तिगत श्रेणी के आंकड़े थे, और इन आंकड़ों को मैंने व्यवस्थित करके खंडित श्रेणी में बना लिया। ये तो पद बना लिया मैंने एक क्रम में 2 3 4 5 6 7 एक क्रम में ले लिया चैंडिंग ऑर्डर में, और साथ में इनकी मैंने फ्रीक्वेंसी ली आवृत्ति 4 2 5 1 1 1। अब इस प्रकार से आपको टेबल मिलेगा, एक तरफ पद दिया होगा, एक तरफ आपको फ्रीक्वेंसी दी होगी, और इसमें से आपको निकालना है सर्वाधिक जिसकी आवृत्ति है उसके सामने वाला पद क्या होगा, बहुलक कहलाएगा। तो यहां सर्वाधिक आवृत्ति 5 है, जिसके सामने वाला पद 4 है। तो खंडित श्रेणी में आप आसानी से बहुलक निकाल सकते हैं, किसी तरह की आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो छात्रों यहां व्यक्तिगत श्रेणी में और खंडित श्रेणी में यदि आपको मोड निकालना है तो सिंपल तरीके से आप आवृत्ति को व्यवस्थित कर लें और उनमें जो आवृत्ति सर्वाधिक आ रही है और उसमें आप बहुलक निकाल सकते हैं। इसमें एक प्रॉब्लम और आ सकती है कि दो पदों की आवृत्ति बराबर भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहां एक टेबल ले रहा हूं 2 4 2 3 4 5 6 7, ये तो पद हो गए, इनकी फ्रीक्वेंसी हो गई 3 5 6 6 4 2। तो ऐसी स्थिति में बहुलक निकालने में समस्या आती है, तो यहां द्विबहुलक की अवधारणा होगी। ऐसी स्थिति में द्विबहुलक की अवधारणा होगी, यहां बहुलक का मान 2 है, क्योंकि इस 4 की आवृत्ति भी 6 है और इस 5 की आवृत्ति भी 6। तो कहने का मतलब यहां बहुलक का मान 2 हो गया, z बराबर 4 और 5, इसको द्विबहुलक कंसेप्ट कहते हैं। यदि इसी कंसेप्ट को आगे जाकर हम सतत श्रेणी में देखते हैं, आवृत्ति के साथ जो क्लास ग्रुप आपको दिया जाएगा उसमें यदि हम देखेंगे तो फिर वहां जाकर आपको डेंसिटी टेस्ट करना होगा, और डेंसिटी टेस्ट में जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी वो बहुलक होगा। तो डेंसिटी टेस्ट आपको करना अगले उसमें दिखाएंगे। तो इस तरीके से आप यहां व्यक्तिगत श्रेणी में बहुलक और खंडित श्रेणी में बहुलक आसानी से निकाल सकते हैं। एग्जाम के दृष्टिकोण से जो आपके क्वेश्चन आता है वो सतत श्रेणी से ज्यादा संभावना है आने की, तो उसमें 2-3 तरह के वेरिएशन है, उन दोनों चीजों को अपन देखेंगे। सतत श्रेणी में बहुलक निकालने की 2 रीतियां हैं, एक तो है सरल रीति, और दूसरी जो रीति है वो है समूहन रीति, ग्रुपिंग मेथड। देखिए छात्रों, अधिकांशतया बहुलक जो कैलकुलेशन किया जाता है जिसमें परफेक्शन की बात की जाती है, वो परफेक्शन समूहन मेथड में आता है। अब आपको सवाल की पहचान करनी होगी कि सवाल किस प्रकृति का है। यदि
जो डिस्ट्रीब्यूशन है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, वो सिमेट्रिकल बनता है। सिमेट्रिकल का मतलब होता है कि जिस गति से वो बढ़ रहा है फ्रीक्वेंसी, उसी गति से सेंट्रल टेंडेंसी हाई होने के बाद घट जाए, तो वो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सममित वितरण, आवर्ती वितरण। और जिस गति से बढ़ रहा है उस गति से उसके सेंटर में आने की टेंडेंसी नहीं है, उससे ज्यादा गति से कम गति से घट रहा है, या कम गति से ज्यादा गति से बढ़ रहा है और उधर आगे की जो स्थिति है वो घट रही है, तो उसका मतलब नॉन सिमेट्रिकल हो गया, गैर सममित या असममित आवर्ती वितरण हो गया। तो सवाल ये असममित आवर्ती वितरण में बनता है, तब तो आपको ध्यान रखने की बात यह है कि आप संवर्धित इकाई प्रयोग करके दोलक निकालें। लेकिन यदि आप ये निर्धारित करने में सफल हो जाए कि सवाल जो है, जो क्वेश्चन हमारा है वो सिमेट्रिकल पोजीशन में है, तो उसमें आप सीधे तौर पर भी दोलक निकाल सकते हैं। उसकी विशेष बात यह होगी कि सेंट्रल टेंडेंसी पर फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, जो सेंट्रल टेंडेंसी मध्य का मान जो आएगा उसमें फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, और उसकी तरफ दोनों तरफ फ्रीक्वेंसी का जमाव लगभग बराबर होगा। ऐसी स्थिति में तो आप इस रीति का प्रयोग करके भी बहुलक निकाल सकते हैं। लेकिन यदि ये स्थिति नहीं बनती है तो फिर बहुलक निकालने की विधि बनेगी, वो समवर्ती विधि बनेगी। तो हम एक सवाल इसमें आपका सरल रीति से लेंगे और उसके बाद दूसरा जो सवाल है वो हम आपको समवर्ती रीति से कैलकुलेशन करेंगे। तो देखिए छात्रों, यहां हम क्लास ग्रुप ले लेते हैं। क्लास ग्रुप हमने ले लिया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। साथ में हमने फ्रीक्वेंसी ले लिया यहां पर 2, 4, 8, 4, 2। तो ये सवाल जो करती है वो सिमेट्रिकल है। इसमें सेंट्रल टेंडेंसी जो बन रहा है वो फ्रीक्वेंसी सर्वाधिक है, केंद्र में फ्रीक्वेंसी का जमाव 8 सबसे ज्यादा है, इसके ऊपर भी और नीचे भी आवर्तियों का जमाव बराबर है। जिस गति से बढ़ रहा है उसी गति से क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, सीधे तौर पर दोलक निकाल सकते हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसमें बहुलक वर्ग का निर्धारण करना है। तो बहुलक वर्ग कौन सा होगा, जिसकी आवृत्ति सर्वाधिक होगी। सर्वाधिक आवृत्ति वाला पद कौन सा, 20 से 30। तो 20 से 30 बहुलक वर्ग पद हो गया। तो बहुलक वर्ग पद निर्धारित होने के बाद फिर हमें सीधा फॉर्मूला लगाना है, Z बराबर L1 प्लस F1 F0 2F1 F0 F2 गुणा, ये फॉर्मूला हमें लगाना पड़ेगा। अब छात्रों यहां इस फॉर्मूले का मतलब आपको समझना है, इसका मतलब मींस क्या है, Z बहुलक को निर्धारित कर रहा है, L1 जो है ये लोअर लिमिट है किसी बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, लोअर लिमिट बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है, F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता, ये बहुलक वर्ग है इसकी बारंबारता F1, बहुलक वर्ग से ठीक ऊपर की बारंबारता जो है वो F0 और बहुलक वर्ग से ठीक नीचे की जो बारंबारता है वो होती है F। और यहां जो I है ये इंटरवल है, वर्ग विस्तार है, वर्ग अंतराल है। जो बहुलक वर्ग होता है उसका विस्तार क्या है, तो बहुलक वर्ग का विस्तार यहां पर 20 से 30 का मतलब 10, I का मान क्या हो जाएगा 10। तो ये सारे मान हमें इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देख लेने हैं, उसके बाद हमें ये सारे मान फॉर्मूले में रख देने। तो Z बराबर L1 में लोअर लिमिट लेना है आपको बहुलक वर्ग की, 20 हो गया 20 प्लस F1 8 हो गया, F0 4 हो गया, 2F1 F1 को डबल कर देना है 16, F0 4 और F2 भी 4 और इंटरवल कितना है 10। इस तरीके से सारे मान इसमें पुट करने हैं, रखने हैं। उसके बाद देखिए Z बराबर 20 प्लस इधर अपन इसमें से 8 में से 4 निकाल देंगे, 4 बचेगी, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, ऊपर तो 40 हो जाएगा, इधर 16 है और माइनस के 8 है तो ये 8 हो जाएगा। तो इस प्रकार Z का जो मान आएगा 8 से इसको डिवाइड कर देंगे, 5 बार कट गया है 25, Z बराबर 25, बहुलक का मान क्या है 25। देखिए छात्रों एक विशेष बात आपको यह भी ध्यान रखनी है कि हमेशा Z का मान, चाहे मीडियन हो चाहे Z, उसका मान बहुलक वर्ग में ही आना चाहिए। हमारा बहुलक वर्ग था 20 से
30। तो इसमें आना चाहिए। यदि इसमें नहीं आता है तो निश्चित तौर पर हमारा कैलकुलेशन या हमने जो सवाल किया है वो गलत किया है। एक स्थिति में ये अलग हो सकता है, नॉन सिमेट्रिकल क्वेश्चन बनेगी जिसमें सेंटर टेंडेंसी से बड़ी आवर्ती नीचे जमा में आ जाती है, तो फिर बहुलक वर्ग से बाहर इसका z का मान निकल सकता है। वहां अल्टरनेटिव फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं, वैकल्पिक सूत्र का प्रयोग करते हैं, और वैकल्पिक सूत्र का प्रयोग